बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हम हीमोग्लोबिनोपैथीज़ को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यानी कि यही पता होना चाहिए कि हमारे पास ये हीमोग्लोबिन के रिलेटेड जो है ना वो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं। पैथीज़ यानी कि पैथोलॉजी है जो कि हमारे पास हीमोग्लोबिन के रिलेटेड है। तो ये हमारे पास जितनी भी है ये मोस्टली जो है ना वो जेनेटिकली होती हैं, ठीक है। जेनेटिकली डिसऑर्डर हैं ये सारे, ठीक है। जेनेटिकल ही डिसऑर्डर है। तो ये हमारे पास इनको ओवरऑल हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक है क्वालिटेटिव हीमोग्लोबिनोपैथीज और एक है क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव यानी कि यहाँ पर क्वालिटी खराब होगी, यानी कि जो हमारे पास हीमोग्लोबिन की चार चेंज बनेगी ना उनमें हमारे पास उनकी क्वालिटीज जो है ना वो जो है नहीं सही होगी। और दूसरे में हमारे पास क्वांटिटेटिव पैथीज में हमारे पास जो क्वांटिटी बनेगी ना वो क्वांटिटी में कम बनेगी, यानी कि चार चेन में से हमारे पास कोई चेन यानी कि तीन बन सकती हैं या दो बन सकती हैं, इस तरह होगा। यहाँ पर बनेंगी तो चार चेन ही, लेकिन उनकी नेचर जो है ना अमाइनो एसिड की सीक्वेंस अल्टर्ड होगी, ठीक है। वैसे क्वांटिटी में वो फोर ही होंगी, लेकिन जो अमाइनो एसिड होंगे वो हमारे पास अल्टर्ड कर जाएंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल जो है हमारे पास हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है ना वो अल्टर कर जाएगा। क्वालिटेटिव में हमारे पास कौन कौन सी आ जाएंगी, तो इसमें हमारे पास हीमोग्लोबिन एस आ जाती है जो कि हमारे पास सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया के केस में। दूसरी हम पढ़ेंगे आगे हीमोग्लोबिन सी और हीमोग्लोबिन एस सी, और दूसरी हमारे पास आ जाती है मैथमीनोग्लोबिन, ठीक है, यानी कि मैथिमोग्लोबिनीमिया, ठीक है। और इस क्वांटिटेटिव में क्या होगा, यानी कि क्वांटिटी कम होगी, इसमें हमारे पास हम थैलेसीमिया जो है ना उसको डिस्कस करेंगे, थैलेसीमिया, ठीक है। और इसकी टाइप अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया, इसको हम डिटेल के साथ देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास हमारी सिकल सेल एनीमिया, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला डिसऑर्डर यानी कि सिकल सेल एनीमिया। तो सबसे पहले याद रखना है कि ये हमारे पास ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि जेनेटिकली ट्रांसफर होता है। और दूसरे नंबर पे यानी कि ये हमारे पास पॉइंट म्यूटेशन की वजह से आता है। पॉइंट म्यूटेशन यानी कि हमारे पास सिंगल न्यूक्लियोटाइड के जो है ना वो अल्टर होने से हमारे पास जो है वो इतना बड़ा आगे चेंज आएगा। हम आगे देखेंगे कि हमारे पास जो है ना ओवरऑल आरबीसी की शेप जो है ना वो चेंज कर जाएगी। तो इसी वजह से जो है ना हमारे पास इसको सिकल कहते हैं, यानी कि नॉर्मल आरबीसी की शेप हमें पता है कि इस तरह डिस्क शेप यानी कि बाइकन केव होता है आरबीसी। तो इसमें सिकल सेल में क्या होता है, सिकल सेल में उसकी जो शेप है ना वो इस तरह क्रीसेंट शेप यानी, और इसे सिकल शेप भी कहते हैं। तो ये इस तरह शेप हो जाती है एक छोटे से जो है ना पॉइंट म्यूटेशन की वजह से। तो इसमें एक्चुअली में चेन कौन सी डिस्टर्ब होती है, इसमें हमारे पास बीटा चेन जो है ना वो डिस्टर्ब होती है, बीटा चेन। और हमें पता है कि बीटा चेन में हम कौन सा अमाइनो एसिड होता है, बीटा, हमने याद किया था कि बीटा 11। तो 11 क्रोमोसोम पर हमारे पास जो है ना वो थोड़ी सी अल्टरेशन आती है अमाइनो एसिड में। तो यहाँ पर मैं अगर ऐसे ड्रा करना चाहूँ, ये हमारे पास है क्रोमोसोम नंबर 11, ठीक है। तो क्रोमोसोम नंबर यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इधर डीएनए होगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास अगर नॉर्मल बात करूँ हम, अगर मैं इसे इधर बड़ा करके जो है वो ड्रा करूँ डीएनए को, ठीक है, तो ये हमारे पास डीएनए आ गया, ठीक है। तो नॉर्मल हमारे पास ना यहाँ पर अमाइनो एसिड की सीक्वेंस के लिए हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है वो हमारे पास नॉर्मल सीक्वेंस में हमारे पास यहाँ पर GTG, ठीक है। तो इससे आगे हमारे पास RNA बनेगा, ठीक है, मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए में ये सीक्वेंस किस तरह आ जाएगी, यानी कि जी से आगे हमारे पास सी और टी से हमारे पास क्या आएगा, ए, ठीक है। तो ये मैसेंजर आरएनए और मैसेंजर आरएनए की ट्रांसलेशन से हमारे पास जो बीटा चेन में हमारे पास जो अमाइनो एसिड बनेगा जो कि नॉर्मल होता है वो हमारे पास ग्लू ये हमारे पास ग्लूटामेट होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉर्मल अमाइनो एसिड आएगा, ठीक है। लेकिन पॉइंट म्यूटेशन में हमारे पास क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन में हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक चेंज आता है थोड़ा सा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर टी की जगह पर हमारे पास आ जाता है ए, ठीक है। तो क्या होता है हमारे पास यहाँ पर जी बन जाता है जो कि हमारे पास सिकल सेल एनीमिया का जो है ना वो बाइस बनता है। तो इससे हमारे पास आगे मैसेंजर आरएनए में क्या आ जाएगा, ठीक है। तो मैसेंजर आरएनए में क्या, तो जी से आगे सी, और अब ए से हमारे पास हमें पता है कि मैसेंजर आरएनए में थायमिन नहीं होता तो यूरासिल आएगा, ठीक है, और फिर सी, जी की जगह सी। तो इससे ट्रांसलेशन में हमारे पास जो अमाइनो एसिड लगेगा हमारे पास बीटा चेन में एन टर्मिनल के ऊपर, तो वो हमारे पास वैलीन लग जाता है, ठीक है। अब ये माइनर सा चेंज आया, यानी कि टी की जगह पर हमारे पास ए आ गया। तो इस माइनर से चेंज की वजह से क्या होगा, हमारे पास ट्रांसलेशन में
ग्लूटामेट की जगह पर वैलिन आ गया। अब ये बात याद रखनी है कि ये माइनर सा चेंज नहीं है, हमारे पास ये काफ़ी बड़ा चेंज आगे जो है ना वो ट्रांसफर होगा। इस तरह यानी कि ये हमारे पास ग्लूटामेट, जब हम अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना, तो उसमें हमारे पास ये जो ग्लूटामेट है ये हमारे पास एक नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड है, और ये हमारे पास पोलर है, ठीक है। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है। तो जब इसकी जगह पर हमारे पास वैलिन आ जाएगा, तो वैलिन जो है ना ये एक न्यूट्रल है, न्यूट्रल और नॉन पोलर है, न्यूट्रल और नॉन पोलर। तो इसकी वजह से हमारे पास ओवरऑल इस चेंज की वजह से आगे हमारे पास आरबीसी की शेप जो है ना वो सिकल सेल में चेंज हो जाती है, नॉर्मल बाइगन केव की जगह सिकल सेल में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो हीमोग्लोबिन बनेगी उसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन एस। और उसमें क्या होता है, यानी कि अल्फा चेन तो हमारे पास नॉर्मली होगी अल्फा 2, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा 2 एस, यानी कि बीटा चेन में एन टर्मिनल पर हमारे पास जो अमाइनो एसिड 6 नॉर्मल तो हमारे पास ग्लूटामेट था, तो उसकी जगह पर कौन सा आ गया, हमारे पास वैलिन आ गया, जो कि हमारे पास एक न्यूट्रल और नॉन पोलर अमाइनो एसिड है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सिकल हीमोग्लोबिन होगी। तो इससे हमारे पास आगे कौन कौन से जो है ना डिसऑर्डर आएंगे। तो आरबीसी की हमारे पास जो शेप चेंज होगी, तो इससे हमारे पास स्वीयर किस्म के जो है ना हमारे पास सिम्टम आएंगे, जिसमें हमारे पास पेन क्राइसिस यानी कि स्वीयर किस्म की पेन होगी, क्योंकि हमारे पास जो आरबीसी की जो फ्लेक्सिबिलिटी थी, जो यानी कि कैपिलरीज में से जब नैरो कैपिलरीज में से गुजरता है तो उसकी शेप चेंज होती। तो जो क्रीसेंट शेप का हमारे पास आरबीसी बनेगा वो हमारे पास उन कैपिलरीज में जाके फंस जाएगा, ठीक है। तो इससे हमारे पास सीवियर किस्म की पेन क्राइसिस आएंगी, हीमोलिटिक अनीमिया होगा, ठीक है। तो उसकी जो है वो जब वो स्प्लीन में से गुजरेगा तो उसकी जो है वो ब्रेक डाउन वो भी इंक्रीज करेगी। तो नॉर्मल लाइफ स्पैन जो आरबीसी का 120 डे होता है, ठीक है, तो वो हमारे पास कम होके सिर्फ 20 डेज तक रह जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास अनीमिया हो जाएगा, ब्लड की कमी। और देन हमारे पास इस तरह जो है वो दूसरे इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है ना वो भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये इसमें यह भी याद रखना है कि ये हमारे पास जो डिजीज़ है ना ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है, ऑटोसोमल रिसेसिव, यानी कि हमारे पास दोनों पेरेंट्स से अगर जीन्स आएंगे तो फिर हमारे पास ये जो है ना वो होगा। तो ये हमारे पास हमेशा इसकी जो सिवेरिटी है ना वो होमोजाइगस के केस में ज़्यादा होगी, ठीक है। और जो हमारे पास जो हेट्रोजाइगस होगा ना इस केस में, यानी कि जो हेट्रोजाइगस होगा, आगे हम देखेंगे कि हेट्रोजाइगस को किस तरह इससे जो है ना वो एसिम्टोमेटिक रहेगा, ठीक है। तो हेट्रोजाइगस बंदा जो होगा ना उसके केस में हमारे पास इसकी सिम्टम जो है ना वो एक किस्म की सिम्टम होंगी नहीं, ठीक है। तो एसिम्टोमेटिक होगा और उसमें हमारे पास कोई इतनी यानी कि ना सिम्टम तभी शो होंगी अगर वो हमारे पास एक्सट्रीम एक्सरसाइज करेगा या फिर डिहाइड्रेशन होगी। तो उस केस में हमारे पास जो है ना हेट्रोजाइगस में जो है वो सिम्टम ज़ाहिर होंगी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास अब अगर हम डायग्नोस करना चाहें किसी बंदे में कि जो है वो सिकल सेल एनीमिया है कि नहीं, तो उसके लिए हमारे पास सिंपल जो है ना हम इलेक्ट्रोफोरोसिस करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरोसिस, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हम जो है ना एक इस तरह जो है ना वो एक, तो इसमें हमारे पास ऊपर वाली साइड पर अगर एनोड है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, एनोड कनेक्ट करते हैं, देन यहाँ पर कैथोड, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज। तो हम जो है ना यहाँ पर हीमोग्लोबिन ब्लड का ड्रॉप यानी कि लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होती है हीमोग्लोबिन ए, तो उसमें मैंने बताया ना कि हमारे पास जो अमाइनो एसिड ग्लूटामेट होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और पोलर होता है, ठीक है। तो वो हमारे पास अब एनोड की तरफ मूवमेंट करेगा, ठीक है। सपोज करें उसकी मूवमेंट यहाँ पर आकर जो है ना वो स्टॉप होगी। तो ये हमारे पास कौन सी हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ए नॉर्मल, ठीक है। जबकि हमारे पास सिकल सेल के केस में क्या होगा, आरबीसी यानी कि अगर मैं यहाँ पर सिकल सेल हीमोग्लोबिन लेता हूँ तो वो उसमें मैंने बताया था कि अमाइनो एसिड जो है ना वो न्यूट्रल अमाइनो एसिड आ गया वैलिन, तो वो इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होगा पॉजिटिव एनोड की तरफ, तो वो हमारे पास यहाँ पर ही दरमियान में रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी हीमोग्लोबिन आ गई, हीमोग्लोबिन एस। तो ये सिकल सेल हीमोग्लोबिन आ गई जो कि हमारे पास यहाँ तक ही ट्रैवल कर पाएगी, ठीक है। तो आगे भी हम नेक्स्ट जब हम देखेंगे ना तो वो तीसरी भी हमारे पास हीमोग्लोबिन है जो कि हमारे पास हीमोग्लोबिन सी होती है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास जो अमाइनो एसिड चेंज होता है उसमें हमारे पास लाइसिन आ जाता है, तो लाइसिन और हमारे पास जो है वो न्यूट्रल अमाइनो एसिड, तो उसके केस में हमारे पास यहाँ तक ही जो है ना वो ट्रैवल कर पाएगा। तो इस हीमोग्लोबिन को हम क्या कह देंगे, हीमोग्लोबिन सी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि नॉर्मल में तो हमारे पास ग्लूटामेट होगा तो वो यहाँ तक आएगा, और देन हमारे पास यहाँ पर वैलिन आ जाता है, ठीक है। और इस केस में हमारे पास लाइसिन आ जाता है जो कि और अमाइनो एसिड न्यूट्रल है, ठीक है।
तो ये आपने याद रखना है कि हम जो है ना इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू भी जो है ना डायग्नोस कर सकते हैं, लेकिन जो 100% डायग्नोस है वो हमारे पास जो है ना वो डीएनए एनालिसिस से ही होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है ना वो इससे सिकलिंग और टिश्यू एनोक्सिया किस तरह होता है। यानी कि सिकलिंग क्या है, मैंने बताया ना कि जो आरबीसी है वो हमारे पास इस तरह जो है ना वो क्रीसेंट शेप में चले गए हैं। तो ये हमारे पास जो है ना ये इनसोलेबल फाइब्रस पॉलीमर है। ठीक है, इनसोलेबल फाइब्रस पॉलीमर बना लेते हैं, जो कि हमारे पास स्मॉल कैपिलरीज में से जब ये गुजरते हैं तो वहां पर ओक्लूजन जो है वो काज करते हैं, यानी कि कैपिलरी जो है ना वो और जो है ना वो बंद हो जाती है। तो इससे हमारे पास आगे जो टिश्यू होंगे, यानी कि जो कैपिलरी आगे टिश्यू को सप्लाई कर रही होगी, तो वो टिश्यू जो है ना उनको ब्लड नहीं पहुंचेगा। अगर ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन जो है ना वो भी जो है वो डिप्राइव हो जाएगी, यानी कि एनोक्सिया हो जाएगा। यानी कि टिश्यू यानी कि ऑक्सीजन जो है ना वो ऑक्सीजन जो है ना वो कम हो जाएगी उसकी, यानी कि डिप्राइव कर जाएंगे टिश्यू जो है ना ऑक्सीजन से। तो इससे हमारे पास सीवियर किस्म की जो है ना वो पेन होती है। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। दूसरा ये कि हमारे पास वो तमाम फैक्टर जो कि हमारे पास ऑक्सीजन की अफिनिटी को डिक्रीज करते हैं। हमने पीछे पढ़ा था ना कि हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर इंक्रीज करेगा तब भी जो है ना वो अफिनिटी डिक्रीज करती है। तो डिक्रीज पीएच से इससे भी अफिनिटी जो है वो डिक्रीज करती है। दैन हमारे पास 2,3 बीपीजी इसके केस में भी हमारे पास जो है वो डिक्रीज करती है अफिनिटी। तो इन तमाम फैक्टर से हमारे पास जो है ना वो सिकलिंग इंक्रीज करेगी अल्टीमेटली, क्योंकि हमारे पास आगे ही ऑक्सीजन कम होगी। ठीक है, तो वो आरबीसी जो है ना वो आपस में ओक्लूड कर जाएंगे। ठीक है, क्रीसेंट शेप होने की वजह से। एक्चुअली में ना दरअसल इसमें जो अमाइनो एसिड हमने पढ़ा था ना कि वो नॉन पोलर अमाइनो एसिड आया, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो बीटा चेन होती है, असल में अगर ये ऐसे है ना, ये अल्फा बीटा ठीक है। तो ये हमारे पास जो बीटा चेन बीटा होता है ना डायमर, तो इसमें हमारे पास एक इस तरह से ना प्रोट्रूजन सी बन जाती है, एबनॉर्मल प्रोट्रूजन, जो कि हमारे पास हाइड्रोफोबिक प्रोट्रूजन होती है, जो कि हमारे पास नेक्स्ट जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होगा उसके साथ जो है ना यहाँ पर ऐसे फिट कर जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों आपस में ऐसे फिट कर जाएंगे। ठीक है, ये बीटा ये अल्फा ये बीटा। ठीक है, तो इस तरह आपने याद रखना है कि ये जो प्रोट्रूजन अमाइनो एसिड के चेंज होने से जो एक प्रोट्रूजन सी आई है, तो इससे हमारे पास अल्टीमेटली जो आरबीसी की शेप जो हमारे पास नॉर्मल बाइकनकेव होने की वजह से इस तरह जो है ना वो क्रिस्टेंट शेप चले जाएगी इस प्रोट्रूजन के आने की वजह से। ठीक है, क्योंकि यानी कि ये इस तरह आपस में फिट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, अल्टीमेटली जो शेप है वो चेंज हो जाएगी आरबीसी की। असल में ये होता है। ठीक है, जो कि हमारे पास एक नॉर्मल से जो है ना वो नेगेटिवली चार्ज माइनो एसिड के जो है वो न्यूट्रल माइनो एसिड से रिप्लेसमेंट की वजह से इस तरह जो है ना वो आरबीसी की शेप चेंज होती है। तो इसका हमारे पास ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले हम जो है ना हाइड्रेशन करेंगे पेशेंट को। ठीक है, उसके बाद एनाल्जेसिक यानी कि पेन किलर देंगे, एंटीबायोटिक अगर पेशेंट जो है ना इन्फेक्शन कोई हो गया है। ठीक है, तो इसमें एक और ये कि हमारे पास हाइड्रोक्सी यूरिया, ठीक है, हाइड्रोक्सी यूरिया जो है ना ये भी हम जो है ना वो ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास फीटल हीमोग्लोबिन की जो है ना वो अमाउंट को इंक्रीज करती है सर्कुलेशन में। तो ये भी फीटल हीमोग्लोबिन में हमने क्या पढ़ा था, यानी कि फीटल हीमोग्लोबिन में हमारे पास क्या था, उसमें अल्फा 2 और γ2 चेन है, यानी वहाँ पर बीटा चेन है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए जो फीटस होगा ना उसमें सिकल सेल एनीमिया की जो है ना सिम्टम वो बहुत कम होंगी। ठीक है, बल्कि होंगी नहीं, क्योंकि वहाँ पर बीटा चेन ही नहीं है। ठीक है, तो पहले 2-3 सालों में तो कोई इस तरह सिकल सेल एनीमिया की सिम्टम शो नहीं होंगी, क्योंकि वहाँ पर बीटा चेन नहीं है। तो अल्टीमेटली जैसे हमारे पास बीटा जीन एक्सप्रेस होंगे तो उससे बीटा चेन बनेगी, तो बीटा चेन हमारे पास क्या वहाँ पर एबनॉर्मल जो है ना वो हीमोग्लोबिन बनेगी, जिसकी वजह से हमारे पास हीमोग्लोबिन एस बन जाती है, जो कि सिकल सेल एनीमिया जो है ना वो काज करती है। तो ये भी आपने याद रखना है कि हाइड्रोक्सी यूरिया इसको इंक्रीज करता है, तो जिसकी वजह से हमारे पास जो है ना वो सिकल सेल एनीमिया की जो सिम्टम है वो मोस्टली कम हो जाती है। और तीसरा यहाँ पर ये भी रखना है कि जो हमारे पास जो हेट्रोजाइगस होता है ना, हेटेरोजाइगस पेशेंट, ठीक है, तो उसमें हमारे पास उसको जो है ना एक किस्म का फ़ायदा हो जाता है। किस तरह? क्योंकि हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन से आई है कि हमारे पास जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है ना, वो हमारे पास अगर किसी को मलेरिया हो गया है तो मलेरिया के पेशेंट अगर हमारे पास हेट्रोजाइगस है तो उसको मलेरिया की सिम्टम जो है ना वो नहीं होगी, वो मलेरिया से जो है ना वो प्रोटेक्ट रहेगा। किस तरह? क्योंकि जो प्लाज्मोडियम है ना जो कि हमारे पास मलेरिया काज करता है, ठीक है, ये पैरासाइट जो है ना अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा जो है ना वो आरबीसी में भी जो है ना डेवलपमेंट साइकिल का कुछ हिस्सा आरबीसी के अंदर जो है ना वो गुजारता है।
तो अब हमें पता है कि आरबीसी की जो लाइफ स्पैन है वो हमारे पास सिकल सेल एनीमिया में कम कर जाता है, ठीक है। तो इस तरह आरबीसी जो है ना वो इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, इससे हमारे पास जो प्लाज्मोडियम है वो अपना जो है वो लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो मलेरिया होगा वो यानी कि स्प्रेड नहीं करेगा, ठीक है, पेशेंट में। तो वो इस तरह एक किस्म का फ़ायदा हो जाएगा पेशेंट को, यानी कि, ठीक है। तो ये साउथ अफ्रीका में यानी कि इस तरह की जो है वो एक्सपेरिमेंट हुआ है, जिसमें पता चला कि जो हमारे पास हेट्रोजाइगस है ना, उनकी पॉपुलेशन काफ़ी इंक्रीज की है, क्योंकि हमारे पास वो मलेरिया में जो है वो सर्वाइव कर गए हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है ना हम सिकल सेल एनीमिया के बारे में आपने याद रखनी। और अब हम अपनी दूसरा जो है वो क्वालिटेटिव हीमोग्लोबिनोपैथी में हमारे पास हीमोग्लोबिन सी डिजीज़ आ जाती है। तो इसमें हमारे पास सेम वही चीज़ है, यानी कि बीटा चेन में हमारे पास एन टर्मिनल से 6 अमाइनो एसिड, यानी कि 6 अमाइनो एसिड जो है ना वो नॉर्मल तो हमारे पास ग्लूटामेट होता है। तो इसमें हमारे पास कौन सा अमाइनो एसिड आ जाएगा, इसमें हमारे पास आ जाएगा लाइसिन, ठीक है। तो लाइसिन के आने की वजह से ये भी हमारे पास जो है ना वो हीमोग्लोबिन एस सी डिजीज करेगा। और ये भी याद रखना है कि ये हमारे पास और कम जो है ना वो न्यूट्रल होगा और इलेक्ट्रोफोरेसिस में यानी कि ये थोड़ा सा ही मूव करेगा एनोड की तरफ, ठीक है। तो इसमें हमारे पास माइल्ड किस्म का जो है ना ये रिलेटिवली माइल्ड है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कोई इस तरह का जो है ना वो एक्सपेंसिव क्राइसिस नहीं होते और ना ही कोई इसकी जो है ना वो स्पेसिफिक किस्म की कोई थेरेपी है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन एस सी डिजीज, इसमें क्या होता है हमारे पास, इसको हम डबल हेट्रोजाइगस भी कहते हैं, ठीक है, डबल हेट्रोजाइगस, ठीक है। तो इसमें हमारे पास इसमें जो है ना हमारे पास सिकल सेल जो है ना वो भी होंगे, ठीक है। और दूसरे हमारे पास लाइसिन, यानी कि कुछ अमाइनो एसिड हमारे पास जो रिप्लेसमेंट में आएंगे वो हमारे पास वैलिन और लाइसिन, ये दोनों अमाइनो एसिड जो है ना वो एक चेन में ये चेंज होगा, एक में ये। तो इस तरह हमारे पास ये सिकल सेल एनीमिया वाली भी और हीमोग्लोबिन सी वाली जो है ना वो भी यानी कि दोनों किस्म की हीमोग्लोबिन यहाँ पर मौजूद होगी। और ये भी हमारे पास लेस जो है ना वो फ्रीक्वेंट है और लेस स्वेयर किस्म की है, और इसमें पेन क्राइसिस जो है ना वो भी हमारे पास लेस ही होते हैं। तो इसमें बस यही याद रखना कि हमारे पास डबल हेट्रोजाइगस है और ये दोनों किस्म की हीमोग्लोबिन यहाँ पर प्रेजेंट होगी, ठीक हो गया। और अब तीसरी हम देखते हैं कौन सी है। तो यहाँ पर हमारे पास मैथमोग्लोबिनीमिया, इसमें हमारे पास आयरन Fe3 पॉजिटिव की फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन एम, यानी कि मैथमोग्लोबिन। नॉर्मली हमारे पास जो हीमोग्लोबिन होती है वो Fe2 पॉजिटिव की फॉर्म में होता है, लेकिन कुछ इस तरह का यानी कि केसेस बनते हैं, यानी कि कुछ ऑक्सीडेंट जो कि हमारे पास रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज आ जाती हैं, या फिर कुछ ड्रग्स वगैरह का एक्शन होता है हीमोग्लोबिन पर। तो वो हमारे पास जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होती है ना वो यानी कि इसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं, यानी कि Fe2 से ऑक्सीडाइज होकर Fe3 पॉजिटिव में चला जाता है। तो ये हमारे पास मैथमोग्लोबिन बन जाती है। तो इसकी वजह क्या, ड्रग्स वगैरह का एक्शन होता है। तो ये इस तरह, तो इसके लिए हमारे पास जो असल डेफिशिएंसी होती है हेरिडिटी, वो हमारे पास होता है NADH रिडक्टेज, ठीक है। तो NADH रिडक्टेज हमारे पास जो एंजाइम होता है वो इसको कन्वर्ट कर देता है NADH रिडक्टेज, ठीक है। साइटोक्रोम 5 रिडक्टेज है, ठीक है, पूरा नाम इसका साइटोक्रोम 5 रिडक्टेज। तो ये एंजाइम हमारे पास असल में ना Fe3 को Fe2 में रिड्यूस कर देता है। तो जेनेटिकली इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है ना Fe3 बन जाती है। तो ये Fe3 हमारे पास ऑक्सीजन को जो है वो नहीं सही तरह से कैरी कर सकती, जिसकी वजह से हमारे पास स्वेयर किस्म का यानी कि हाइपोक्सिया वगैरह की कंडीशन आ जाती है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए, और दूसरा ये कि हमारे पास इसमें ना चॉकलेट साइनोसिस हो जाती है, ठीक है, चॉकलेट साइनोसिस। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास जो है ना वो हाथों का कलर और स्किन का कलर जो है ना वो हमारे पास ब्लू कलर का, और ब्लड जो है ना वो ब्राउन कलर ब्लड हो जाता है, जो कि हमारे पास ये डार्क मैथमोग्लोबिन होती है, जिसमें हमारे पास आयरन Fe3 पॉजिटिव में होता है, और ये ऑक्सीजन भी सही तरीके से कैरी नहीं कर सकते। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मिथाइलिन ब्लू, ठीक है। तो मिथाइलिन ब्लू जो होती है वो हमारे पास आयरन को आगे रिड्यूस कर देती है Fe2 पॉजिटिव में, और जो है नॉर्मल जो है वो या फंक्शन करना शुरू हो जाती है। अब लास्ट पे हमारे पास जो डिसऑर्डर है वो हमारे पास है क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। उसमें क्वांटिटी जो है ना वो कम होगी, यानी कि 4 चेन होती है नॉर्मल, तो 4 में से या 2 होंगी या 3 होगी, ठीक है। तो ये क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है। अब लास्ट डिसऑर्डर जो है इसको हम देखते हैं, ये है हमारे पास थैलेसीमिया। सबसे पहले ये मैंने बताया कि ये क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है, इसमें क्वांटिटी जो है वो कम बनेगी, या 4 चेन में से जो है ना वो या अल्फा चेन नहीं बनेगी या बीटा चेन नहीं बनेगी। तो इसकी रीज़न क्या है, जेनेटिकली जो हमारे पास इसमें म्यूटेशन जीन डिलीशन होगी, ठीक है, यानी कि जीन्स, अगर जो जीन्स बीटा चेन बना रहे हैं वो ही एब्सेंट है, ठीक है, या उनकी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी किसी दूसरे के साथ।
तो ये हमारे पास है इसकी ये वजह। अगर हमारे पास बीटा चेन नहीं है, बीटा चेन एब्सेंट है तो बीटा थैलेसीमिया, अगर अल्फा चेन एब्सेंट है तो अल्फा थैलेसीमिया। ठीक है, तो मैंने बताया था ना कि बीटा जो है ना वो 11 क्रोमोसोम के ऊपर उसके जो है ना वो जीन्स होते हैं और अल्फा के जो है वो 16 पे। तो इसमें सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि हमारे पास जो बीटा है ना इसकी हमारे पास 2 कॉपीज हैं। ठीक है, यानी कि हम एक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर 11 है ना वो 2 होते हैं, एक फादर से आता है एक मदर से। तो यानी कि हर एक क्रोमोसोम के ऊपर एक कॉपी, इसके ऊपर एक कॉपी होगी और एक इसके ऊपर कॉपी होगी। तो ये हमारे पास ओवरऑल जो है वो 2 कॉपीज होंगी हमारे पास एक सेल के अंदर बीटा चेन की। अगर दोनों नॉर्मल काम कर रही हैं तो जो हमारे पास बीटा चेन बनेगी वो नॉर्मल बीटा चेन बनेगी। ठीक है, अगर हमारे पास उसमें से एक जो है ना वो कॉपी काम नहीं कर रही जबकि दूसरी कॉपी बीटा जीन जो है काम कर रही है, तो फिर हमारे पास जो बीटा थैलासीमिया होगा वो हमारे पास माइनर बीटा थैलासीमिया उसे कहेंगे। अगर दोनों कॉपीज ही जो है वो दोनों पेरेंट्स से जो आई हैं दोनों ही नहीं काम कर रही तो फिर हमारे पास जो होगा वो हमारे पास मेजर बीटा थैलासीमिया होगा। इसी को ही हम जो है वो कोलेज एनीमिया भी जो है थैलेसीमिया भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि क्रोमोसोम नंबर 11 और इसकी 2 कॉपीज होती हैं। ठीक है, माइनर के लिए तो हमें जो है ना इतना कोई स्वेयर किस्म का नहीं होता यानी कि सिम्टम वगैरह, लेकिन जो मेजर है इसके लिए हमें रेगुलरली ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है ना वो करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास जो बीटा चेन है ही नहीं है तो अकेली अल्फा चेन क्या कर लेगी, अल्फा चेन जो है वो डाइमर ही नहीं बनाएगी तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो इस तरह ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी वो भी डिक्रीज कर जाएगी। तो इसके अलावा ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या है, हमें रेगुलरली जो है ना वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। ठीक है, रेगुलरली ट्रांसफ्यूजन चाहिए। और दूसरे नंबर पर अगर परमानेंट ट्रीट करना है वो जो एक्सपेंसिव किस्म का होता है उसमें हमारे पास जो है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास बीटा थैलेसीमिया। और अल्फा के केस में याद रखना है कि हमारे पास इसमें जो है ना वो 4 कॉपीज होती हैं। ठीक है, 4 कॉपीज। किस तरह 4 कॉपीज होंगी, इसमें हमारे पास एक्चुअली में ना हर एक क्रोमोसोम के ऊपर 2 हैं। ठीक है, एक क्रोमोसोम के ऊपर 2 हैं तो 2 के ऊपर 4 हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि अल्फा 1 अल्फा 2 एक के ऊपर और यहाँ पर भी अल्फा 1 अल्फा 2, तो ओवरऑल हमारे पास 4 कॉपीज होंगी अल्फा चेन की जो है ना वो सिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो इसमें अगर चारों काम कर रही हैं तो नॉर्मल, अगर हमारे पास एक इसमें जो है ना वो काम नहीं कर रही तो इसको हम कहते हैं साइलेंट कैरियर। ठीक हो गया, साइलेंट कैरियर। अगर 2 इसमें हमारे पास जीन्स की कॉपीज काम नहीं कर रही तो इसको हम जो है ना वो अल्फा थैलेसीमिया जो है ना वो ट्रेड कहते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास एक्चुअली में हेट्रोजाइगस है। ठीक हो गया, अगर 2 जीन नहीं काम करी, अगर 3 जो है ना हमारे पास ये कॉपीज काम नहीं कर रही जीन्स की तो इसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन एच डिजीज। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन एच डिजीज, जो कि हमारे पास बीटा 4 भी से हम कहते हैं। ठीक है, अगर चारों ही नहीं काम कर रही, ठीक है, अगर चारों ही काम नहीं कर रही तो ये हमारे पास इसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन बार्ट डिजीज, यानी कि गैमा 4 या फिर बार्ट हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। ठीक हो गया, तो ये आपने एमसीक्यूज के हवाले से जो है ना वो याद रखने हैं तीनों के नाम। अगर एक नहीं है तो साइलेंट, अगर हमारे पास 2 काम नहीं करे तो ये ट्रेड जिसे हेट्रोजाइगस भी कहते हैं, आधा यानी कि काम कर रहे हैं आधे नहीं काम कर रहे, और अगर 3 जीन्स है वो नहीं काम कर रहे तो इसे हम हीमोग्लोबिन एच डिजीज भी कहते हैं, यानी कि एच और बीटा 4 भी कहते हैं। अगर चारों नहीं काम कर रही तो इसे गैमा 4 और बार्ट हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। तो इसमें भी याद रखना है जो हेट्रोजाइगस है ना इसको भी मलेरिया में जो है ना वो बेनिफिट मिलता है, यानी कि मलेरिया अगर किसी इलाके में है तो हेट्रोजाइगस के सर्वाइव करने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि आरबीसी का लाइफ स्पैन जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास हीमोग्लोबिनोपैथीज। तो ये हमारे पास जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है ग्लोबुलर प्रोटीन का। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।